बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सत्यान अली, लेक्चरर बॉटनी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में हम इंटरव्यू की तैयारी के सिलसिले में डिटेल से बात करेंगे। तमाम किस्म के पब्लिक सर्विस कमीशन, एफपीएससी हो या किसी भी दूसरे सूबे का पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो उसमें अगर आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है और आपको इंटरव्यू कॉल या लेटर आ जाता है, तो ये वीडियो आपको उस सिलसिले में प्रॉपर गाइड करेगी कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए, इंटरव्यू में कौन सी बातें हैं जिनको मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है और कैसे आप इंटरव्यू को एक स्मार्ट वे में क्लिक कर सकते हैं। तो जिस तरह के मेरा सब्जेक्ट बॉटनी है, हम एक ओवरऑल बात करेंगे तमाम सब्जेक्ट्स को लेकर। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको हेल्प मिलेगी इस वीडियो में। डिटेल में वीडियो होगी, इंटरव्यू से पहले क्या होना चाहिए, इंटरव्यू के दौरान कौन सी बातें इंपॉर्टेंट हैं और इंटरव्यू से रेलेवेंट उसका कंक्लूडिंग पार्ट जो होता है उसमें कौन सी बातें जहन में रखना जरूरी है। तो सब पे बात होगी, लेकिन स्पेशली हम बॉटनी पे बात करेंगे। मैंने चूंकि इसका टेस्ट क्लियर किया है, इंटरव्यू क्लियर किया है, मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों से शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए एक मुकम्मल गाइड और मुकम्मल हेल्प साबित होगी और हम कोशिश करेंगे कि कोई भी बात इसमें बाकी ना रह जाए। तो सबसे पहले अगर आप टेस्ट क्लियर करते हैं तो एक रिजल्ट आता है पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, वो ऑनलाइन किया जाता है। उसमें आपका नाम होगा। अब जब आपका नाम होगा तो लिस्ट के शुरू में हो सकता है, दरमियान में या एंड पे। तो आपको कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आपका नाम लिस्ट के एंड पर है या दरमियान में है, क्योंकि ये जो लिस्ट होती है, पहली बात तो ये कि ये मेरिट वाइज नहीं होती। लेकिन अगर किसी पब्लिक सर्विस कमीशन की लिस्ट मेरिट वाइज हो भी तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स सिलेक्शन में इंटरव्यू के होते हैं। तो अगर आप इंटरव्यू को अच्छा क्लिक कर जाते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों की सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरी अहम बात, अगर आपका नाम लिस्ट में आ गया है तो आप उन तमाम लोगों से बेहतर हैं जो टेस्ट में अपीयर हुए थे और कामयाब नहीं हो सके, यानी कि आप उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने टेस्ट क्लिक किया है। तो अब आपके पास सबसे पहले कॉन्फिडेंस तो ये होना चाहिए कि आप बहुत सौ से बेहतर हैं, आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हैं। तो पहली बात, अब आप इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट हो गए, आपको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया है। उसके लिए आपको एसएमएस आ सकता है, आपका जो ऑफिशियल जीमेल एड्रेस है जो आपने अप्लाई करते वक्त दिया था उस पे मेल आ सकती है या आपको कॉल आ सकती है। तो अप टू डेट रहिए, ऐसा ना हो कि इंटरव्यू की डेट ही गुजर जाए। आपको हर वक्त रोजाना चेक करते रहना चाहिए कि आपको कोई एसएमएस, ईमेल या कॉल तो नहीं आई। अगर आई है तो उसको चेक करें। फिर दूसरे वो लोग जो आपके साथ सिलेक्ट हुए हैं, कोशिश करें कि आप उनसे भी राब्ते में हो जाएं ताकि आपको इंटरव्यू की डेट का पता चल जाए। तो सबसे पहले आपको इंटरव्यू का पता होना बहुत जरूरी है। अब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिया गया या एसएमएस या मेल आ गई, तो दूसरा मरहला है इंटरव्यू की तैयारी। आप अपनी डेट चेक करें जिस डेट को आपका इंटरव्यू है। अगर आपके अपने सिटी में है तो बहुत अच्छा है, आपके लिए आसानी है। आप उस बिल्डिंग को पहचानते हैं जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, क्योंकि वो आपके कॉल लेटर में मेंशन होगी, टाइम मेंशन होगा। लेकिन अगर दूसरे शहर में है तो कोशिश करेंगे सबसे पहले आपको एड्रेस का एग्जैक्टली पता चल जाए कि आपका इंटरव्यू कहाँ होने जा रहा है। ऐसा ना हो कि आप उस दिन परेशान होकर बैठे हो कि हमें बिल्डिंग नहीं मिल रही और या एड्रेस गलत हो गया है। अब आपको लोकेशन पता चल गई। अब आपने अपनी तैयारी करनी है जो इंटरव्यू से पहले जरूरी है, ताकि आपको उस दिन कोई टेंशन ना हो। आपने अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में क्या है कि आपके पास अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों, आपकी स्टडी से रेलेवेंट, आपका CNIC हो, या फिर अगर आप पहले से सर्व कर रहे हैं किसी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में, तो आपके पास उसका NOC होना चाहिए ताकि आपको वहां पर किसी एतराज का सामना ना करना पड़े। और ये मेंशन किया जाता है कि इंटरव्यू के वक्त NOC लेकर अपीयर होना बहुत जरूरी है। फिर अगर आपने किसी स्पेशल कोटे पर अप्लाई कर रखा है, आपके पास डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होना फिर उसके लिए बहुत जरूरी है, या फिर आप किसी सरकारी मुलाजिम के बेटे हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना या वो सर्विस रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है, ताकि एन मौके पर उस चीज को कंसीडर किया जा सके। डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको पर्सनैलिटी वाइज भी इम्प्रोवाइज करना होता है अपने आप को। आप इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो आपकी शेव बड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, आपके नाखून बड़े हुए नहीं होने चाहिए। तो आप अपने आप को मुकम्मल एक प्रॉपर टोन में लेकर चलें। आप अपने आप को फिट करें, वहां पे अपना हेयर कट बना के जाएं, शेव बना के जाएं, फ्रेश होके जाएं, नहा धो के जाएं। कोशिश करें तो कोई मध्यम सी खुशबू भी लगा कर जाएं ताकि आपका एक वो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बूस्ट अप करें। आपका ड्रेस बहुत मैटर करता है इंटरव्यू में। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप कोई बहुत महंगा और फैंसी ड्रेस पहनकर जाएं, लेकिन एक साफ सुथरा और अच्छा ड्रेस होना बहुत जरूरी है। मेल कैंडिडेट्स के लिए शलवार कमीज बहुत अच्छा ड्रेस है, साथ वेस्ट कोट हो जाए तो कमाल है।
लेकिन अगर आप पैंट शर्ट ट्राई कर रहे हैं तो कोशिश करें कि ड्रेस पैंट शर्ट हो, कैजुअल हो, मतलब बिल्कुल इस तरह टाइट फिट ना हो, लूज ना हो, कैजुअल फिट आपकी पैंट शर्ट हो। साथ कोट पहन लें, बहुत अच्छा है, टाई लगा लें, उससे भी बेहतर है। ज्यादा शोख रंगों का इंतखाब ना करें, कोशिश करें कि डिसेंट से कलर्स हों, जिस तरह के ऑफिशियल होते हैं, स्काई कलर है या व्हाइट कलर है, ब्लैक कलर्स हैं। जहां तक ताल्लुक है फीमेल्स का, आप बहुत अच्छा ड्रेस चूज करें, साथ आप दुपट्टा चूज कर लें, वो बहुत अच्छा है, एक ज्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है आपका। नाखून जो बहुत बड़े बड़े से नाखून होते हैं, इनसे एतराज बरते हैं, कोशिश करें कि ये ना ही हो तो बेहतर है। ओवर मेकअप नहीं करना, बिल्कुल एक डिसेंट सा टच देना है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए जा रहे हैं, किसी शादी के फंक्शन में नहीं जा रहे, तो ये आपकी एक प्रॉपर पर्सनैलिटी का इमेज जा रहा होता है कि आप किस तरह के हैं, आप अपनी जॉब को लेकर किस हद तक सीरियस हैं, या आप उसको कितना कंसीडर करते हैं, कितना समझते हैं। तो अब आप पहुंच गए इंटरव्यू देने के लिए, आपने उसके लिए तैयारी कर ली, ड्रेसिंग वाइज भी, वैसे भी अपने आप को एक फाइन टच में लेकर आ गए, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कर लिए। अब आपका इंटरव्यू है कल सुबह फॉर एग्जांपल 8 बजे। तो आप कोशिश करें, आप अपना टारगेट रखें कि मुझे 7 बजे वहां पे पहुंचना है, क्योंकि किसी भी वजह से आप लेट तो हो ही सकते हैं। तो 1 घंटा पहले पहुंचने में कोई हर्ज नहीं है, तो 1 घंटा पहले पहुंच जाएं, या मिनिमम आधा घंटा पहले तो आपको वहां पे पहुंचना चाहिए। वहां पे जाने से पहले अपनी नींद पूरी करके जाए, ऐसे ना हो कि आपकी आंखें लाल हो या आंखें बंद हो रही हो नींद से, परेशान सा चेहरा आपका बन जाए, इस तरह का नहीं करना। आपने अपनी नींद पूरी करके जाना है, ब्रेकफास्ट करके जाना है। हमने देखा है इंटरव्यू वाले दिन लोगों को बेहोश होते हुए कि हमने नाश्ता नहीं किया था। पेपर वाले दिन बच्चे बेहोश जिस तरह हो रहे होते हैं, तो इस तरह की सिचुएशन बन जाती है। तो एक अच्छा नाश्ता जो आप रूटीन में करते हैं, तो वो नाश्ता लाजमी करके जाएं, वहां पे अपनी नींद पूरी करके जाएं, फ्रेश होकर जाएं। अब आप वहां पे पहुंच गए हो, आप वहां पर जाके देखते हैं कि रश लगा पड़ा है इंटरव्यू के लिए, 50 सीटों के लिए 250 लोगों को बुला लिया गया है। तो इतने लोगों को देखकर परेशान ना हो। आप अगर 5000 में से निकल के 250 लोगों में शामिल हो गए हैं, तो आप 250 में से निकल के 50 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, आप उनमें भी इंशाल्लाह शामिल हो जाएंगे। तो आप पहले तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं वहां पे। आपने जो तैयारी करनी थी आपने पहले कर ली है। अब ये नहीं है कि यहाँ पर बैठकर आप एक दूसरे से पूछेंगे कि फलां क्वेश्चन आता है, ये कॉन्सेप्ट मेरे ज़हन में स्किप हो रहा है। तो इन चीजों की जरूरत नहीं है, आप अपनी तैयारी करके गए हैं। अगर आप अपनी तैयारी नहीं करके गए तो वो तो सबसे बड़ी आपकी खामी बन जाएगी। तैयारी होना तो बहुत जरूरी है। आपने इंटरव्यू से पहले जितने अपने कॉन्सेप्ट्स रिकॉल करने होते हैं 10, 15, 20, 25 दिनों में, या आपको 1 महीना 2 महीने मिल जाते हैं तो क्या ही बात है, तो वो आपने तब करने होते हैं। इस मौके पर वहां पर पहुंचकर तैयारी करने की जरूरत नहीं है। किसी के हाथ में भारी थीसिस देखकर ना डरें। आपके पास अपना थीसिस है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये शर्त नहीं होती कि आपके पास थीसिस होगा तो आपकी सिलेक्शन होगी। आपकी रिसर्च है, बहुत अच्छी बात है, उसे अपने साथ रखें, उसका रिकॉर्ड, उसका थीसिस आपके पास हो, आपसे पूछ लिया जाए तो आप बताने के लायक हो। लेकिन अगर आपके पास थीसिस नहीं है, रिसर्च नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इजी होकर बैठें। अगर आप वहां पर जस्ट एमएससी करके पहुंच गए इंटरव्यू के लिए और आपके साथ बैठे दूसरे लोग एमफिल और पीएचडी हैं, तब भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। उनका क्राइटेरिया एमएससी था तो उन्होंने आपको बुला लिया है। अब एमफिल और पीएचडी के बेस पर दूसरे लोगों को मेरिट में मार्क्स तो मिलेंगे, लेकिन इंटरव्यू में हेल्प नहीं मिलने वाले कि भाई आपने एमफिल और पीएचडी किया हुआ है तो हम आपको इंटरव्यू में भी ज्यादा मार्क्स देने जा रहे हैं। इंटरव्यू में जो आप वहां पे परफॉर्म करेंगे वही आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपका मास्टर्स है तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस वहां पे हैं। तो इजी होकर बैठें, एंजॉय करें, कोशिश करें आपके दांत साफ हों। उस दिन कोई पान सुपारी खाकर वहां पर ना जाएं, मुंह में च्युइंगम दबा कर ना बैठे हो वहां पे, क्योंकि मुंह आपका खुश्क हो जाना च्युइंगम चबा चबा के, और आपको एन मौके पर प्रॉब्लम होगी। तो इंटरव्यू से पहले आपको जितनी भी चीजें जहन में रखनी थी, अच्छा कंघी अच्छे से करके जाएं। कंघी हमारी बार बार खराब होती है, बाल खराब होते हैं, तो कोशिश करें कि एक पॉकेट कॉम्ब आपके पास हो, जेब में हो कंघी, वहां पर अपने आप को बिल्कुल ठीक करें और फिर जैसे ही आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए तो चले जाएं। अगर आपका इंटरव्यू टाइम 8 बजे है तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपको वो 8 बजे कहेंगे कि आ जाए। यानी कि अगर उन्होंने 250 लोगों को बुलाया है तो मे बी आपका नंबर एंड पे आने वाला हो, तो इसलिए वो जो मैंने कहा था ना कि नाश्ता वगैरह होना चाहिए, वो तो बहुत जरूरी है। फिर बाकी भी आपने बिल्कुल इजी होकर रिलैक्स होकर बैठना है, टेंशन नहीं लेनी, अल्लाह का नाम लेना है, अपने आप को रिलैक्स करना है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी और मुकम्मल अच्छे वे में आपने बैठना है। अब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल कर लेते हैं, आपका नाम बुला लिया जाता है कि आप आ जाएं। आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स चेक करने के लिए वहां पे 3-4 क्लरिकल स्टाफ के लोग बैठे होते हैं। आप एंटर वहां पे अब आपने एंटर होना है, आपने इजाजत लेनी है, मैं कम इन,
क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो आपको इजाजत देंगे, जाकर सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम कहें, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि आप सबसे हैंडशेक करना शुरू कर देंगे। आपको किसी से हैंडशेक नहीं करना, आपने जस्ट सलाम बुलाना है। फिर जब आप एंटर होते हैं तो एंटर होते ही फौरी चेयर आगे नहीं पड़ी होगी, थोड़े से डिस्टेंस पे पड़ी होगी टेबल के पास, तो आपने चेयर के पास पहुंचना है, उन्हें कहना है मैं सिट या मैं बैठ सकता हूं, तो वो आपको अलाउ कर देंगे बैठना। वैसे वो आपको अपनी कर्टिसी से कह भी देते हैं कि जेंटलमैन आप बैठ जाएं, तशरीफ रखिए। तो वहां पर वो लोग ना आपको टफ टाइम देने के लिए नहीं बैठे होते। हमने इंटरव्यू का माहौल ज्यादातर दोस्ताना देखा है, वो लोग भी आप लोगों को रिलैक्स करने के लिए, इजी करने के लिए होते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं होती। तो उनसे इजाजत लें और इजाजत लेकर बैठ जाएं। अगर बैठने में आपको लगता है कि सीट कंफर्टेबल नहीं है तो आराम से उठाकर चेयर को थोड़ा सा पीछे करना है आपने और फिर बैठना। चेयर घसीटनी नहीं है, क्योंकि मुझे जाती तौर पर चेयर घसीटने की आवाज बहुत बुरी लगती है, आप में से भी अक्सर लोगों को लगती होगी। तो वहां पर आपने अपना नेगेटिव इंप्रेशन ही देना, तो आपने चेयर को प्रॉपरली पीछे करना है और आराम से बैठ जाना है। अब जब आप बैठ जाते हैं तो हो सकता है कि वो 1-2 मिनट आपस में बात करें, या हो सकता है डायरेक्टली आपको मुखातिब कर लें। अगर वो आपको मुखातिब करते हैं तो अब आपका वो इंट्रो करना चाहेंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उनके पास पहुंच चुके होते हैं जी, क्योंकि जब आपने बाहर जमा करवाने हैं तो बाहर भी चेक होने हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी अंदर भी पहुंच जानी है। आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट्स हैं तो उन्हें उनकी टेबल पे मत रखिएगा, अपने पास रखें, अपनी गोद में रखें, वो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल सीधे होकर बैठें, टांग पे टांग रख के बैठने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल टांगे सीधी करके एक प्रॉपर पोज में बैठें, और टांगे हिलाने की भी जरूरत नहीं है। अपने चेहरे पर एक स्माइल रखें ताकि उन्हें ये ना लगे कि ये बंदा पहले डरा सहमा सा पहुंचा है हमारे पास, पता नहीं ये आगे जॉब के काबिल भी है या नहीं। तो एक इजी वे में बैठें। वो भी अक्सर आपको देखकर कह देते हैं कि जेंटलमैन इजी हो जाए। तो अब बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन मुख्तलिफ नौइयत का होता है। अगर आप बहुत सारे लोगों से पूछेंगे ना कि आपका इंट्रो कैसा हुआ, तो हर एक का एक्सपीरियंस डिफरेंट होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सोच कर गया था कि मैं जाते ही कहूंगा कि माय नेम इज सत्यान अली, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मैं अपने पूरी तरतीब बनाकर गया था, लेकिन उन्होंने मुझे जाते ही कहा कि यस सत्यान अली यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, अपनी ग्रेजुएशन से ऑनवर्ड हमें बताना शुरू करें। तो मुझे ग्रेजुएशन से बताना पड़ा, मुझे वो मैट्रिक वगैरह सब कुछ स्किप करना पड़ा। लेकिन एक अच्छा इंट्रो ये होता है कि आप अपना नाम बताएं, आप अपना सिटी बताएं, और ये बताएं कि आपने रिसेंटली कौन सी डिग्री की है, यानी कि आप एमफिल हैं बॉटनी में, या फिर आपने मास्टर्स किया है, या आपका पीएचडी रनिंग में है। जो भी है आप करंट स्टेटस बताएं, और उसके बाद बताएं कि आई एम सर्विंग इन, आप इससे पहले जो भी जॉब कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप एज ए एसएसटी जॉब कर रहे हैं स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो आप कहें आई एम सर्विंग इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एज एसएसटी बायोलॉजी सिंस 2018, यानी कि जब से आप जॉब कर रहे हैं। तो आप अपना करंट स्टेटस बता दें। ये एक प्रॉपर इंट्रो होता है। 4 चीजें होगी, आपका नाम है, आपका सिटी है, वो से गेस कर लेंगे कि आपका डोमिसाइल कहाँ का है, तीसरे नंबर पे आपका क्वालिफिकेशन स्टेटस, और चौथे नंबर पे आप इस वक्त कर क्या रहे हैं। तो आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। आपके इंट्रोडक्शन से वो बहुत सारी चीजें जज करते हैं। आप अपने शहर का नाम बताएंगे तो मे बी आपके शहर का कोई बंदा वहां पर बैठा हो, वो बड़ा खुश होगा। और दूसरे नंबर पे वो आपसे आपके शहर के बारे में चीजें पूछेंगे। फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा पाकिस्तान से जाए ना, वो से लाजमी पूछते हैं कि अच्छा आप हजरत बाबा फरीद के शहर से हैं, तो उनके बारे में कुछ बताएं। तो डेफिनेटली आप उनके बारे में बात करते हैं। फिर जो लोग आपका इंटरव्यू कर रहे हैं, मुख्तलिफ पब्लिक सर्विस कमीशन में उनकी तादाद मुख्तलिफ होती है, 3, 4 या 5 लोग हो सकते हैं। एक तो उनमें कमेटी का चेयरमैन होता है, वो पीपीएससी का प्रॉपर नुमाइंदा होता है। एक बंदा मुतलका डिपार्टमेंट का होता है। फॉर एग्जांपल आपने एचईडी में अप्लाई किया, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई पर्सन हो सकता है, स्पेशल सेक्रेटरी हो सकता है, या डिप्टी सेक्रेटरी हो सकता है, या कोई भी हो सकता है। फिर 1 या 2 सब्जेक्ट से रेलिवेंट लोग हो सकते हैं, कोई एक बंदा एजुकेशनिस्ट हो सकता है। तो वो मुख्तलिफ तरह की लोगों की एक टीम बनी होती है। ज्यादातर ये देखा गया है कि एक पीपीएससी का चेयरमैन, एक एजुकेशनिस्ट, और एक मुतलका डिपार्टमेंट का नुमाइंदा, और एक अदद जो होता है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, जिसने आपसे सब्जेक्ट रेलिवेंट क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले तो आपकी अप्रोच देखना चाहेंगे कि आप किस तरह के माइंडसेट के आदमी हैं। आप इंग्लिश या जो आपका मोड ऑफ एजुकेशन है उसके बारे में क्या सोचते हैं, आप पॉलिटिकल चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं, सोशल चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे उन्होंने ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था कि 2 नेशनल और 2 इंटरनेशनल इवेंट्स बताएं। तो इंटरनेशनल इवेंट्स बताते हुए मैंने उन्हें कह दिया कि ये जो फ़लस्तीन कॉन्स्पायरेसी है ये आजकल चल रही है, ये आजकल ज़्यादा जोर पे है। तो उन्होंने कहा कॉन्स्पायरेसी, आप इसे राइट नहीं समझते?
फ़लस्तीन के लोगों का, तो मुझे ज़रा क्लियर करना पड़ा कि जी बिल्कुल मैं इन्हें उनका राइट समझता हूँ। तो हमें ना एक बैलेंस्ड वे में अपनी अप्रोच पुट करनी होती है। मुझे वहाँ पे ये नहीं बताना कि मैं पीटीआई का नुमाइंदा हूँ या मुस्लिम लीग नून का हूँ या पीपल्स पार्टी का हूँ या किसी जमात से मेरा ताल्लुक है, क्योंकि हमसे ये तवक्को की जाती है जो हम पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं कि हम अपनी वफादारियां स्टेट के साथ रखें, हम जमातों के वफादार ना हों। तो इसलिए आपने वहां पर इस तरह की कोई अप्रोच पुट नहीं करनी होती, आपने फिरका वारिद पे कोई बात नहीं करनी होती कि आप वहां पर ये कहना शुरू कर दें कि सुन्नी ज्यादा अच्छे होते हैं या शिया ज्यादा अच्छे होते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं करनी। आपने अपने एक प्रॉपर प्रोग्रेसिव जो अपनी अप्रोच है वो वहां पे शो करनी है। प्राउड मुस्लिम के तौर पे वहां पे आपने बैठना है और एक एजुकेशनिस्ट के तौर पे भी बैठना है कि आप एजुकेशन में कितनी अच्छी अप्रोच रखते हैं। अब वो आपसे जनरल नॉलेज से रेलेवेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं, इस्लामिक क्वेश्चंस कर सकते हैं। ये जो होते हैं ना क्वेश्चन, जनरल नॉलेज, इस्लामिक, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान स्टडीज, ये जस्ट वो ना आपको आपकी अप्रोच चेक कर रहे होते हैं। इसमें आपके सारे के सारे आंसर्स ठीक होना जरूरी नहीं होता, तो अगर कोई एक दो गलत हो रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रहना है। इसके बाद जो उनका मेन पार्ट होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। आपके सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छी होना जरूरी है। अगर आपको टाइम पहले मिल रहा है तो आप जितनी तैयारी करके जा सकते हैं वो तैयारी करके जाएं, क्योंकि आपकी तैयारी बहुत मैटर करती है। वो वहां पे देखेंगे कि आपको सब्जेक्ट आता भी है कि नहीं। असल मकसद तो वही है ना कि आपको वो फॉर एग्जांपल बॉटनी के लिए सिलेक्ट करने बैठे हैं और आपको बॉटनी नहीं आती और बाकी आप बहुत ज्यादा पर्सनैलिटीड हैं, तो वो चीजें मैटर नहीं करती। आपका सब्जेक्ट बहुत मैटर करता है। तो सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तैयारी करके जाएं और आपसे वो क्वेश्चंस पूछना शुरू करेंगे। डेफिनेट अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप आंसर्स ही करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता तो आप सोचें जरा उसमें 5-10 सेकंड, और फिर उसका अगर आपको आंसर आता है तो आंसर करें, अगर आंसर नहीं आता तो गलत आंसर ना करें, उनको सॉरी कर लें। 1-2-3 क्वेश्चंस पे सॉरी करने में कोई हर्ज नहीं है। ये नहीं कि हर क्वेश्चन भी सॉरी कर दें, फिर वो भी आपसे सॉरी कर लेंगे। आपने बस देखना है कि जो आपको क्वेश्चन का आंसर आता है आप आंसर करें, जो आपको आंसर नहीं आता वो आप स्किप करें, उनसे सॉरी कर दें। हाँ, समटाइम्स ये होता है कि वो आपसे इंटरव्यू इंग्लिश में कर रहे हैं, तो हम में से कुछ लोगों की इंग्लिश जो होती है वो बोलने सुनने में कहीं ना कहीं वीक रह जाती है। तो अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो आप उनसे कहें कि सर क्वेश्चन रिपीट कर दें। अब वो आपसे इंग्लिश में बात करें तो आप इंग्लिश में ही कहें। अगर वो आपसे बाइलिंगुअल हो रहे हैं, इंग्लिश और उर्दू मिक्स करके बात कर रहे हैं तो मिक्स करके बात करें। अगर वो जस्ट उर्दू में बात कर रहे हैं तो जस्ट उर्दू में बात करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आपने उनको फॉलो करना होता है। एक्चुअली आपने जिस तरह की लाइन ऑफ डायरेक्शन पे वो लोग चल रहे हैं वैसे ही लाइन ऑफ डायरेक्शन पे, वैसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन पे आप लोगों ने चलना होता है। तो सब्जेक्ट से रेलेवेंट वो आपसे बात करना शुरू करेंगे। ये भी हो सकता है कि वो आपसे कोई डायग्राम बनवा लें। अगर मैं अपनी बात करूं, जब मैं इंटरव्यू देने गया था तो मुझसे सब्जेक्ट से रेलेवेंट 30 to 40 क्वेश्चंस किए गए थे और मुझे उन्होंने मेरे सामने उन्होंने पेज और पेंसिल रख दी थी कि आप केल्विन साइकिल ड्रा करें, क्रेब्स साइकिल ड्रा करें, फलां डायग्राम बना दें। तो ये तैयारी हमारी होनी चाहिए। तो वहां पर चूंकि एमसीक्यूज नहीं है, एक सब्जेक्टिव अप्रोच है, तो आपकी तैयारी टेस्ट से बेहतर आपके इंटरव्यू में होना बहुत जरूरी है। तो इंटरव्यू इसका मतलब है बहुत मैटर कर रहा है। अगर उसके मार्क्स ज्यादा हैं, उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, तो डेफिनेटली उसकी तैयारी भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। और ये ऐसा ही है जिस तरह हम बच्चों से वाइवा लेते हैं प्रैक्टिकल्स के दौरान, तो बच्चे वाइवा में बहुत घबरा रहे होते हैं, आता भी होता है कह रहे भूल गए हैं। तो हमें पहले इतना कंपोज होकर जाना पड़ता है कि एंड मौके पर भी हमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, हम एक अच्छे वे में वहां पे सारे आंसर्स कर सकें। अब आप सारे आंसर्स करते जा रहे हो, किसी एक पॉइंट पर वो आकर कह देते हैं कि नहीं हम आपके आंसर के साथ एग्री नहीं करते, तो जरा जहन में जोर डालें कि क्या वाकई आप सही आंसर कर रहे हैं। अगर गलत लग रहा है और आपके जहन में फौरी तौर पे सही आंसर आ जाता है तो रिपीट कर दे, उन्हें कहें कि ये मैं मिसकॉन्सेप्ट कर गया क्वेश्चन को। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर ठीक है तो उन्हें कहें कि टू माय बेस्ट नॉलेज सर दिस शुड बी द राइट आंसर। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि ये गलत है तो मैं इसको रिकंसीडर करूंगा, मैं इसको कंसल्ट करूंगा, क्योंकि मिस्टेक होने के चांसेस तो मुझ में भी हैं। तो उन्हें अच्छा लगेगा। मतलब ये कि आप जिद पे अड़ जाए, नहीं सर मैं ठीक हूं, आप गलत कह रहे हैं या आपने गलत पढ़ा है, इस तरह की कोई बात उन्हें नहीं करनी। ये उन्हें बुरी भी लग सकती है और ये भी हो सकता है कि आप वाकई ही गलत बात कर रहे हैं। अब वो कंक्लूजन की तरफ आएंगे, कंक्लूड करने की तरफ, वो आपकी तारीफ भी करेंगे। समटाइम ये ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा जा रहा होता है। अब आपने इंटरव्यू दिया, अब आप अपने ज़हन में सोच रहे हैं कि ये 20 मिनट का इंटरव्यू हो गया या 15 मिनट का इंटरव्यू हो गया, तो परेशान नहीं होना। हमने उन लोगों को भी सिलेक्ट होते देखा जिनका इंटरव्यू जस्ट 10 मिनट का हुआ और उन लोगों को भी जिनका आधे घंटे का इंटरव्यू हुआ। तो अच्छे इंटरव्यू की डेफिनेशन कभी भी टाइम नहीं है कि कितना टाइम आपके इंटरव्यू में लग गया। अच्छा इंटरव्यू जो होता है वो यही होता है कि आपने कितने अच्छे आंसर्स दिए, या आपकी अप्रोच कितनी अच्छी थी, आपका एटीट्यूड कितना अच्छा था। कुछ लोग बड़े ही ना
प्राउड से बन के बैठ जाते हैं, सर मैंने ऐसे पढ़ा था। तो इस तरह का कुछ भी नहीं करना, आपने अपने जो अप्रोच है वो पॉजिटिव रखनी है। वो लोग वहां पर बैठे हैं तो अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, वो किसी वजह से बैठे हैं, तो उनकी इस चीज की, उनके स्टेटस का आपने ख्याल करना है। तो कंक्लूजन की तरफ आएंगे, वो आपको थैंक यू कहेंगे और उसके बाद आपने उनको थैंक यू कहना है एक स्माइल के साथ, और अपनी सीट जो है वो खिसका के पीछे करनी है और पॉजिटिवली आपने बाहर आ जाना है। बाहर आकर अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कुछ रिसीव करने हैं क्लरिकल स्टाफ से तो भूल नहीं जाने, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं तो वो रिसीव करें, उनसे पूछें कि नेक्स्ट क्या है। अगर वो आपको इजाजत देते हैं जाने की तो आप वहां से निकल के आ जाएं। तो ये कुछ चीजें थी इंटरव्यू की तैयारी से पहले और इंटरव्यू देने के दौरान। अब आप इंटरव्यू देकर आ गए, आपने अपना जो दी बेस्ट करना था कर लिया, अब आप रिलैक्स हों और घर पे बैठ के वेट करें कि आपका रिजल्ट आ जाए। तो ये इंटरव्यू की तैयारी के सिलसिले में वो तमाम इंपॉर्टेंट चीजें थी जो तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन के लोगों को पता होनी चाहिए। अब अगर आप बॉटनी के एस्पायरेंट हैं तो हम बॉटनी को फोकस करते हैं। आपके इंटरव्यू में कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होगा? अक्सर बात कही जाती है कि इंटरव्यू में जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इंपॉर्टेंट है। हाँ, फर्क पड़ता है कि इंटरव्यू लेने वाला बंदा किस सब्जेक्ट का है, वो अपने सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं निकल जाता है। लेकिन इंटरव्यू में वो बॉटनी से रेलेवेंट कुछ भी पूछेंगे। बॉटनी में कोई 12-13 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स है, सिस्टमैटिक्स है, टेक्सोनॉमी है, एनाटॉमी है, सेल बायोलॉजी है, एवोल्यूशन है, जेनेटिक्स है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है, फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी है, एवोल्यूशन है। तो ये हैं, इनसे हटके भी कुछ और है। तो किसी में से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो कोई बहुत ज्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, वो बेसिक से शुरू करेंगे, आपके आंसर्स डिराइव करेंगे कि बात कहाँ जा रही है। जब भी आप आंसर करने लगेंगे आपने कोशिश करनी है कि आंसर्स टू द पॉइंट हो, स्पेसिफिक आंसर्स हो, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। उनका क्वेश्चन समझना है ना कि वो पूछना क्या चाह रहे हैं। जितना वो पूछ रहे हैं उतना आप आंसर कर दें और उसके बाद आप एक दफा रुक जाएं, क्योंकि डेफिनेटली वो अगला क्वेश्चन पूछेंगे, आपने एक ही क्वेश्चन पर उनको इंप्रेस करने की जिम्मेदारी अदा नहीं करनी। तो आपने स्पेसिफिक रहना है, टू द पॉइंट रहना है, अपनी बात को मुकम्मल करना है, आपका आंसर मुकम्मल हो, एंड दैट्स इट। अब आपने वहां पर अपने क्वेश्चंस के आंसर्स कर लिए बहुत अच्छे वे में, आपने सब्जेक्ट की तैयारी भी बहुत अच्छी की। तो तैयारी करते हुए आपने सारे के सारे सब्जेक्ट्स को ही फोकस करना है, किसी एक सब्जेक्ट पे आपने रह नहीं जाना। क्या आपको जनरल नॉलेज की, इस्लामिक स्टडीज की, पाक स्टडीज की तैयारी की जरूरत है? मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक अखबार चूज करें, कोई भी अच्छा सा अखबार, और इंटरव्यू से पहले 10 दिन उसकी हेडलाइंस पढ़ते जाएं। वो बहुत अच्छा होता है, उन लोगों को अच्छा लगता है कि आप अगर अप टू डेट हो। लेकिन ये अपनी तैयारी का जो आप टाइम है वो अपने सब्जेक्ट पे ही लगाएं, आप उन्हें दूसरी डिस्ट्रैक्शंस की तरफ ना लेकर जाएं, क्योंकि फिर आपका सब्जेक्ट वीक रहने के जो चांसेस हैं वो हैं। तो अगर आप बॉटनी के एस्पायरेंट हैं तो हमारी कोशिश होती है कि कैंडिडेट्स को हेल्प मिल जाए। तो जिस तरह हम रिटन टेस्ट की तैयारी करवाते हैं तो एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से हम इंटरव्यू की भी तैयारी करवाते हैं। अभी जिस तरह के एसपीएससी का रिजल्ट आया है और फ्यूचर में भी रिजल्ट्स आएंगे, तो जो भी बॉटनी का रिजल्ट आएगा किसी भी किस्म का, तो हम उसके इंटरव्यू की तैयारी करवाएंगे और उसका सेशन लॉन्च करेंगे। उसके सिलसिले में अगर आपको किसी भी किस्म की गाइडेंस चाहिए तो आप हमारे नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू की तैयारी हम कैसे करवाएंगे? प्योर नेचुरल वे में, मतलब ये नहीं कि अब हम आपसे रिटर्न में या फॉर्म्स में टेस्ट लेंगे। हम ये करेंगे कि जो कैंडिडेट्स हैं जिनका टेस्ट में नाम आया है, जो सिलेक्ट हुए हैं, जिनको इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया है, इन कैंडिडेट्स का हम एक ग्रुप बनाएंगे जब वो रजिस्टर हो जाएंगे हमारे पास, और फिर उनका जूम पर मॉक टेस्ट होगा और बार बार इंटरव्यू होगा। जब हम उनका 5 से 6 बार इंटरव्यू लेंगे, एक बंदे का इंटरव्यू लेंगे बाकी सुनेंगे, दूसरे का इंटरव्यू लेंगे बाकी सुनेंगे, तो उससे ये होगा कि हम एक दूसरे की गलतियों से सीखना शुरू करेंगे। जहां पर जो बंदा गलती करेगा हम पॉइंट आउट करेंगे, एक ही गलती पॉइंट आउट होगी, बाकी सबकी समझ में आ जाएगी। तो इस तरह बार बार के मॉक इंटरव्यूज आपको इस काबिल बना देंगे कि जब आप वहां पर इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो आपके लिए कोई नई बात नहीं होगी, आप उसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होंगे और आपके पास वो जो तैयारी का जहन में जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, कंफ्यूजन होती हैं, आप उनसे आज़ाद होंगे, तो आप एक अच्छे वे में प्रॉपर इंटरव्यू दे सकेंगे। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको तमाम किस्म के क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। अगर कोई आपके जहन में फर्दर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जाएं और आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारे नंबर जो है एमके प्रिपरेशन के वो दिए गए हैं, आप इन पर कॉन्टैक्ट करें, रजिस्टर होने के लिए हमसे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह आपको तैयारी में प्रॉपर हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।